बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, तालिबान के एक अहम रहनुमा अब्बास तालकज़ई के बयान के बाद भारत के अंदर एक सफ़े मातम से बिछी हुई और उस बयान के बाद सबसे पहले भारत के दिफा के अंदर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत कूद के आई, जिसने दिल्ली की पॉलिसी का दिफा किया। अब यह सूरत हाल आइंदा तालिबान का और भारत का के दरमियान जो मुज़ाकरात की एक शर्त रखी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, वो किस रुख पे जाते दिखाई दे रहे हैं और इस बयान के असरात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आज है सबसे अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला लॉकडाउन के हवाले से और तमाम कारोबारी मराकज़ 24 घंटे खुले रखने के हवाले से, इसके क्या असरात होंगे और क्या अवाम हमारी अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रही, इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मिशन एसार का भी। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब पहले बयान आया, पहले तो बयान गज़वा हिंद के हवाले से आया, एक ट्वीट आया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का जो तालिबान के अस्करी शोबे के तर्जुमान है। बहरहाल बाद में उन्हीं का फिर बयान आया कि नहीं, ये ट्वीट जो है जाली है, ये जो अकाउंट है ये भी जाली है। लेकिन एक जो बयान जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात हुई भी, वो है अब्बास तालकज़ई का, जो तालिबान के मुज़ाकरातकार हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा भी लिया। उसका बयान जो है वो ये है कि भारत की पॉलिसी हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ रही है। तो ये जो बयान है, ये आइंदा, जबकि एक तरफ अमेरिका तालिबान पर जोर दे रहा है कि भारत को भी इंगेज करे, और ऐसे मौके पर तालिबान की पॉलिसी भारत के हवाले से इस बयान के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह लाइन आ गई। देखिए, दो चीजें आप क्लियर कर दूं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो जंग लड़ी है, ये जंग जो है इनको अलकायदा की सपोर्ट हासिल रही है। और अलकायदा की सपोर्ट आज से नहीं, ये 1996 से भी पहले से हासिल रही है। अच्छा, क्योंकि उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते रहे हैं, उसामा बिन लादेन जी पेशावर के अंदर उसकी दफ्तर छोटा सा, वहां बैठा करता था। और उसामा बिन लादेन जब तालिबान हुकूमत गई है तो वहां पर मौजूद था, तो तालिबान ने उसामा बिन लादेन को सराउंड कर दिया और उसको कहा कि तुम अपनी एक्टिविटी यहाँ नहीं बंद कर दो, इसलिए कि हम मौजूद हैं, तो हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। तो फिर उसामा बिन लादेन ने मुल्ला मोहम्मद उमर की बैत की थी, और बैत करने के बाद वो फिर उनकी प्रोटेक्शन में आ गया, और फिर उसकी तमाम जो जितनी भी कार्रवाइयां थी वो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़ेरे तहत थी, उसकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं थी। सही। इसीलिए जो भी अलकायदा के रिक्रूट्स आते थे वो तालिबान की सरकर्दगी के अंदर आते थे, वही जाके लश्कर बनाते थे, वही जाके आगे जाया करते थे। लेकिन दोनों के एक सतह पे उन्होंने थोड़ी सी अलहदा रखी हुई थी, वो थे इनका मीडिया विंग। जो अफगानिस्तान में तालिबान का मीडिया विंग था, वो एक रसाला निकालता था जिसका नाम था माहनामा शरीयत। और ये माहनामा शरीयत जो था, ये मुस्तकिल तौर पे लोगों को खबरें देता था अफगानिस्तान के बारे में, और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों के भी आर्टिकल चलते रहे हैं, तो वो पिक करते थे अखबारात से भी, दूसरी चीजों से। दूसरा रसाला था नवाए अफगान जिहाद, ये रसाला था अलकायदा का, और इसमें अलकायदा के सरबराहान के भी आर्टिकल छपते थे, बाकी चीजें इसमें कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी छपते थे, पाकिस्तान के हक में भी छपते थे, दोनों चीजें चलती रहती थी। ये रसाला जो था, ये गुज़श्ता मार्च के तक आखिरी शुमारा इसका निकला, नवाए अफगान जिहाद। और जिस वक्त तालिबान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए, तो आखिरी शुमारे में उन्होंने कहा अब आइंदा से हम अफगानिस्तान के जहाज में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का जहाज मुकम्मल हो गया, अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया, अब तालिबान जाने अमेरिका जाने और तालिबान अपने हिसाब से चलें। हम आइंदा से, हमारे रसाले का नाम होगा नवाए ग़ज़वा-ए हिंद। अच्छा। और उसका पहला शुमारा जो है अप्रैल की 1 तारीख को शाया हो गया, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों के मज़ामीन भी हैं ये वो। और उन्होंने कहा कि हम ये रसाला अब हम ऑनलाइन देंगे, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो अब भारत शिफ्ट हो गया है। तो अलकायदा बुनियादी तो आसाम के अंदर कहा जाता है। मुल्ला मोहम्मद आसिम उमर जो हैं वो उनके सरबराह हैं, और मुल्ला आसिम उमर जो हैं उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं पाकिस्तान में आम लोगों को मिल जाती हैं, तीसरी जंग अजीम और दज्जाल, और इसके साथ और बरमुदा ट्रायंगल पे काफ़ी सारी किताबें हैं जो मुल्ला आसिम उमर ने 9/11 के फौरन बाद लिखी थी, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत छपी हैं, और छपने के बाद तकसीम भी हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। तो वो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ और बहुत सारे उनके कायद हैं जो कि इस वक्त इंडिया से बयानात देते हैं। तो एक तो ये क्लियर कर लें कि ग़ज़वा हिंद का इस वक्त नारा तालिबान की तरफ से नहीं, और यहाँ पर आपको याद होगा सोहेल शाहीन साहब ने क्लियर किया था बड़े हमारे प्रोग्राम के अंदर कि हमने एक बात तय की है कि हम अपनी सरजमीन को जो है ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक तो ये हो गया। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान के ऊपर हमारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ तालिबान को
दानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे बदनाम करने की और इंडियन लॉबी के हिसाब से उनके उस मुआहदे के खिलाफ खबर लगाने की कोशिश की है। ये बयान था बेसिकली ज़ल्मे खलीलजाद जब आया है तो ज़ल्मे खलीलजाद पे प्रेशर था इजराइल का। इसके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स मेरे पास इस वक्त पड़े भी हुए हैं जो इजराइल टाइम्स के अंदर भी छपे हुए हैं और उसके साथ और भी बहुत छपे हुए हैं कि इंडिया को बेसिकली इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इंडिया को जाके वहां पर उनको रास्ता मिलना चाहिए। और उन्होंने अमेरिकन लॉबी को परसू किया कि आपने तालिबान को अकेले नेगोशिएट करके और पाकिस्तान को साथ रख के आपने बड़ी गलती की। तो ज़ल्मे खलीलजाद चूंकि प्रो इंडियन आदमी था, ज़ल्मे खलीलजाद ने पहले तो करीब 2-3 महीने जवाब देते रहे कि अगर पाकिस्तान को साथ न रखते और इंडिया को मिलाने की कोशिश करते तो हम तालिबान के साथ सुलह नहीं कर सकते थे, कोई नेगोशिएशन ही आगे नहीं जा सकते थे। तो उसके ऊपर यह हुआ कि जिस वक्त वो तालिबान की हो गए तो प्रोसेस चल रहा था, तो इस दौरान ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो पहले कतर गया, फिर वहां आया और फिर उसने आके उसको इंटरव्यू दिया इंडिया के रसाले को, ठीक दी हिंदू को। तो इंडिया के रसाले को उसने कहा कि इंडिया को बराह रास्त किससे मुज़ाकरत करनी चाहिए? तालिबान से। इस पे मिर्चें लगी अफगान हुकूमत को बड़ी सख्त कि हम क्या हैं अगर इंडिया ने बराह रास्त मुज़ाकरत करने हैं। तो फिर उसने ज़ल्मे खलीलजाद ने उनको कहा कि नहीं नहीं ये है जो है। उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप कहते हो कि मुज़ाकरत करें इंडिया से तो हम क्यों नहीं करते। उसके ऊपर स्तानिक ज़ई ने एक इंटरनेशनल वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है। सही। और वो इंटरव्यू बड़ा वाज़े है और बड़ा क्लियर है। आज उसके इंटरव्यू की एक एक चीज जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान में कौन थे जो प्रो इंडिया थे और प्रो अफगान थे। उसने कहा जी इंडिया जब से अफगानिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से लेके और जब से भारत बहैसियत वतन मौजूद में आया है इन्होंने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के मुखालिफ पॉलिसीज बनाई है और अफगानिस्तान के ऊपर जो कठपुतली हुक्मरान थे उनके हुक्मरानों के साथ उसने कहा कि शुरू से एक सेंटीमेंट थी मुसलमानों के हिसाब से अफगानिस्तान की पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जाहिर शाह के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर स्टैब्लिश किया और पश्तूनिस्तान का इशू उठाया और सब कुछ किया। और उसी ही दौरान वो कहते हैं कि दाऊद की जब गवर्नमेंट आई है वहां पर तो एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट शुरू हुई थी जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में और मेजर नसीरुल्लाह बाबर जो था उसका इंचार्ज था और हिकमत यार उस्ताद गुलबदीन हिकमत यार और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे ये दोनों जो थे ये अफगानिस्तान से हिजरत करके काबुल में आए थे और उन्होंने वहां पर पेशावर में काबुल से पेशावर में आए थे और पेशावर में उन्होंने बाकायदा स्टेशन बनाया था ताकि हम आगे जाए। वो कहता है उस वक्त दाऊद के हक में और अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के हक में इस पॉपुलर सपोर्ट के भी इंडिया उनके साथ था। और ये फिर उसने बड़ी तफसील से इसमें जो डिस्कस करने हुए बातें जो हैं वो हम भी डिस्कस कर सकते वो भी कि उस वक्त आप अंदाजा करें कि 74 के अंदर जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी और ये लोग इधर थे और अफगान हुकूमत जो थी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ थी, यहाँ से अल-जुल्फ़कार तैयारा अगवा होता था और सलाम अल्लाह टीपू जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पे जाता तो 12 दिन तक वो जहाज वहां खड़ा रहा था, कभी कभी अगवाकार नहीं ठहरे थे क्योंकि उनको रात को सोने के लिए मौका फराहम किया जाता था सब कुछ। और बाकायदा उन्होंने यहाँ से पीपल पार्टी के लोगों को वहां से लेके गए थे। उसके बाद वो कहता यह है कि उसके बाद हुआ ये कि जिस वक्त नजीबुल्लाह आया तराकी आया तो अफगान गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ रहे थे तो इंडिया मुकम्मल तौर पर पॉलिसी जो थी तराकी के साथ थी और अफगान अवाम के खिलाफ थी और उसमें पाकिस्तान के वली खान हो गया तो महमूद खान सही हो गया, ये सारे इंडिया के साथ उनके साथ थे। फिर उसके बाद जब अफगान के अंदर रूस दाखिल हो गया और अफगानिस्तान का बच्चा रूस के खिलाफ लड़ रहा था तो उन 13-14 सालों के अंदर भी इंडिया रूस की गोद में बैठा हुआ था और हमारे ऊपर गोलियां चलाता था, हम सब कुछ करता था। उसके बाद वो कहते ये हैं कि जिस वक्त दोबारा हम सेटलमेंट करने लगे आपस में और हम चाहते थे कि हम दोनों की बेहतर गवर्नमेंट बन जाए तो उस दौरान हमारे गवर्नमेंट की सारे मामले को सबटाज करने के लिए हिज़्ब वहदत को सपोर्ट करने के लिए उसके बाद अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करने के लिए दोस्तम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो था वो ईरान के थ्रू वहां पर आया और हमारा वहां अमन कायम ना हो सका। उसके बाद तालिबान की जब 1994 के अंदर सितंबर में शुरू हुई और 95 के बिल्कुल शुरू के अंदर उन्होंने हुकूमत बना ली तो एक 5% जो अफगानिस्तान का इलाका था वो रह गया दोस्तम मलेशिया के पास और अहमद शाह मसूद के पास और हिज़्ब वहदत के शिया मलेशिया के पास
उसको भी ईरान की और दूसरे मुल्कों की इंडिया के थ्रू इंडिया की इन लोगों के मुल्कों से सपोर्ट मिली और वो हमारे खिलाफ मुस्तकिल 6 साल लड़ते रहे और इंडिया उनको असला भी फरामद करता रहा, इंडिया उनको पैसे भी देता रहा, इंडिया उनको ट्रेनिंग भी देता। वो कहता यह है कि इतना बड़ा तुम्हारा माजी है। उस पर स्तानत ने जो बात, जिस इंटरनेशनल प्रेस को मैं आपको निकाल दूं तो आपको पता चल जाएगा। It's a long-standing policy of supporting a handful of traitors, Chandu, and puppets instead of Afghan nation. And stops pursuing its interest in Afghanistan. We are ready to engage with them. कहता अपने इंटरेस्ट को खत्म कर दो। उसके ऊपर उसने बड़ी मजाक बात की है। उसने कहा अगर हमने ये कह दिया है कि हमारी जमीन किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो किसी दूसरे को भी हमारे अंदर आके तो अपने को इस्तेमाल करने की हम जरूरत नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता क्या हम तो दूसरे मुल्क में ना करें और दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में मदाखलत की जाए। तो पहली बात तो यह है कि स्टॉप परसुइंग योर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, वी आर रेडी टू एंगेज विद देम। हम उनसे गुफ्तगू करने को तैयार है, दुनिया पूरी में गुफ्तगू करते हैं। He said it would never be allowed by Islamic Emirates not only to India but to all countries of the world. He reiterated Islamic Emirates would never let anyone use Afghan soil for its own interest and pursue it inside Afghanistan. वो कहते ये हैं कि आपने अड्डे वहां बनाए हुए हैं, आप अफगानिस्तान के थ्रू अपना इंटरेस्ट ये करना चाहते हो कि आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कराओ, बाकी ये हम नहीं करने देंगे। हम अपने आप लोगों को भी रोकेंगे और हर उस ऐरे गहरे नथु खरे मुल्क को भी रोकेंगे कि जो इसका कर। तो ये है बेसिकली इशू। यार लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलियन हिट्स लेने के लिए अफगान जहाज का ऐलान कर दिया और इंडिया ये करेगा। उसकी एक मेरी जो बात हुई, वो कहते हैं कौन पागल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ कि सबसे पहला एतराज होगा कि तालिबान अपने ओहद का पास नहीं करते, तालिबान अपने मुआहदे का पास नहीं करते, तालिबान ने जहाज का ऐलान कर दिया। तो खुद करो ना। जितने यूट्यूब पे बैठे हुए थे ना, जितने तबसा निकालते, इनके बम बांध कर इनको चुंडा के मार पे भेजना चाहिए कि इंडिया के टैंक के सामने लेट जाओ। खुद तो जहाज नहीं करना, तुम आ जाओ। क्यों वो क्यों आ जाए? तुम किस लिए हो? क्या जहाज के आते सिर्फ तालिबान के लिए उतरी है? पाकिस्तान में किसी साथी के लिए नहीं उतरी? 1 मिलियन हिट्स में आकर 2-2.5 लाख रुपए जब यूट्यूब से कमाइयां करते हो और बातें करते हो तुम लोग। इतना मुझे तकलीफ हुई है इस बात को सुन के, और वो जहां तकलीफ वहां पर भी है। यानी वो हिटलर की उसकी जोश में लिबाजी की एक नज़म बड़ी मजेदार थी कि पता नहीं अपना बरतानिया के जहाजों अगर तुम जर्मनी जाना, हिटलर पर मेरी तरफ से 2 बम गिराना। अच्छा, और ये सब बात अब भारत की हो रही है, भारत के पास ऑप्शन। अच्छा आप देखें इंडिया ने ताजा वाकया अगली क्या इससे इंडिया आउट हो गया। इंडिया देखिए उसके बाद हुआ ये है कि वो अफगान गवर्नमेंट जो कल तक इस बात पे नाराज थी कि इंडिया जो है ये, उन्होंने अब इस पे बयान दिया, ये उनका स्टेटमेंट है, ये खुद बात बताता। The Afghan government have come in full support of New Delhi after Taliban's political chief Sher Mustaq said that India has been supporting traitors. Spokesman of Afghan Foreign Ministry Gran कहते हैं बड़े आदमी को, he was said India is one of the biggest donor countries and has helped Afghanistan in development. उसने कहा जी we expect India and other neighbor countries play a significant role. वो कहता है जी आज जरा मर्जी आए पैसे दीजिए। तो इस वक्त अब दो फ्रीक हो गए हैं पूरे इलाके के अंदर। सही। भारत और अफगान गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान और तालिबान, और चाइना भी साथ पाकिस्तान के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि एक रिजल्टेंटली बात तो होगी, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार पाकिस्तान के साथ तो तुम जो मर्जी करते हो करो, जिसके मर्जी में जो खबरें छापो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफिया भी मांग लो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके शक्लें भी ना दिखाओ, फिर इधर ये भी करो वो भी करो, हर जाने का केस चलता रहे। यार जो लोग इतनी तगोदौ से जिन्होंने खून दे के फतह हासिल की है, उनकी फतह में तुम कीड़े मत डालो। उनको तो अपना मुल्क अपने हिसाब से चलाने दो। पाकिस्तान का मतलब पता है क्या है? हर बंदा जो है ना वो यहाँ बैठ के दुनिया की पॉलिटिक्स के मोहरे चलाने की कोशिश करता है। मतलब हमारा ट्रंप ये कर रहा, मैं कहता हूं ट्रंप अगली बात ये करेगा। आप समझते नहीं है? मैं सारी जिंदगी मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हुए गुजर गई। तो ये हमारा रवैया जो है दिस हैज एक्चुअली प्रूव। और जो मेरी बात हुई है वो कहते हैं यार ओरे साहब क्या करते हैं ये लोग, हम तो इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं सब लोग, इसीलिए आप सोचें कि वो किसी की उसमें आते नहीं है।
बराह रास्त नहीं आते, इसलिए आते नहीं है कि कल को फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सवाल पूछ लें इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे जवाब ही न देना पड़े तो क्या करेंगे वो लोग। तो जाहिर बात है, लेकिन एक बात तय है, पहले तो उन्होंने अपनी पहले सीधी करानी है, उसके बाद हुकूमत का पहले हुकूमत का अगले के बनाए अगला पहले क्या कहते हैं वो नहीं तो की चक्के पहले। तो बहरहाल जी देखते हैं आगे आने वाले हालात के अंदर क्या होता है और ये जो हालात हैं किस रुख के ऊपर जाते हैं। नाजरीन ये लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल को और ख़ास तौर पर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कारोबार खोलने की और सूबे अभी भी रिलक्टेंट हैं, क्या अब हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या अवाम कोरोना के रहम करम पर होंगे या कुछ सीखेंगे भी, कुछ खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मुल्क में तमाम कारोबार खोला जाए। साथ एक और ख़ास जो बात कही वो ये है कि मुल्क में बज़ाहिर कोरोना वबा की सूरत में ज़ाहिर नहीं हुआ और दुनिया के दीगर कई मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान कोरोना से मुतासर नहीं हुआ। अब इसकी तशरीह कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सूबे और हुकूमत और जो मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, उसके बाद कारोबार को खोलने ना खोलने का फैसला होना था और ये सब 24 घंटे के लिए कारोबार खुले रहेगा और हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा। लगता ये है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना एक काम करना चाहिए और ये बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है क्या? और वो ये है कि तमाम कारोबार जितने भी हैं वो खोल देने चाहिए, सब खोलना और अस्पताल बंद कर देने चाहिए। अच्छा, हाँ, तो जरूरत नहीं है ना। सारे डॉक्टरों के मुंह पे लगाएं ताला, 2 लगाएं छेतर। अच्छा, बकवास करते तुम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, तुम कहते हो बंद को, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या, तुम क्या चीज हो? तुमने देखा नहीं हमारा सियासतदान, उसको नहीं पता, हमारे जजों को नहीं पता। जजों ने पूछ के दिया फैसला, सेक्रेटरी सेहत को बुलाया। हाँ, इस बीमारी से डॉक्टर है, किसको बुलाते? पीएमए को? सेक्रेटरी डॉक्टर साजिद उस्मानी डॉक्टर नहीं, वो एजुकेशन में है। अच्छा, एजुकेशन में वो कोई डॉक्टर ही है, लेकिन वो डॉक्टर वो है जो डॉक्टर का सीएसएस के इम्तिहान का क्या। अच्छा, ऑल एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता मेरे ख्याल है कि नहीं, लेकिन सेक्रेटरी जिसको भी बुलाया है, पहली बात तो ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स नहीं देता, एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स का पैनल देता है। खोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं आपको हिडन बात बताऊं, जो अंदर जो ब्यूरोक्रेसी में और सियासतदानों में और इमरान खान में जो कंसेंसस हो गया है क्या करने का, जो लोगों को बता नहीं रहे, वो बहुत खौफनाक है। एक तस्वर किया जाता है दुनिया के अंदर किसी भी एपिडेमिक से या पेंडेमिक से लड़ने के लिए, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जो होती है कि जब अक्सरियत के पास हो जाता है, जब कोरोना हो जाता है, तो फिर वो कोरोना कहता है भाईजान मेरी माफ करो मैं जा, तो सारे जो कोरोना हो गए तो इम्यूनिटी लेवल जो है उसका मतलब ये होता है कि कम से कम 25-30 लाख की मौत और बाकी सेहत और 5 करोड़ 6 करोड़ जो है उनका गिरफ्तार। तो 25-30 लाख कहते हैं मरने के, 22 करोड़ में 25-30 लाख मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये बेसिकली एक अंडरलाइंग जिस तरह वो गुफ्तगू वो चल रही है जिसको पब्लिक में डिस्कस नहीं कर। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने उसको कंडेम किया है कि अगर इस तरफ जा रहे हो तो बहुत बड़ी जो होगी वो होगी और इस तरफ ना जाओ। आप अंदाजा करें कि वो कहते हैं ना कि वो बंदा आ गया ना, उसने कहा अगर मैं, तो बीवी ने पूछा ना कि वो अगर शेर आ गया मैं, तुम जंगल में जा रहे हो तुम क्या करोगे? उसने मैंने क्या करना तो शेर ने, जो करना शेर ने करना। इस वक्त जो करना है कोरोना ने करना है। और अगर किसी को नजर नहीं आ रहा कि कोरोना कुछ नहीं कर रहा तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई मुल्क, मैं बड़े सीरियसली कह रहा हूं, कि जो संजीदगी का मुजाहरा करना कर रहा हो साहब पाकिस्तान के। इंडिया वाले चीखते थे, लेकिन आप देखें इंडिया का करोड़ हमारी तरह है ना, इंडिया में गुर्बत नहीं है, इंडिया में गुर्बत हमारी तरह है, क्राउड भी हमारी तरह है। इंडिया ने किस पूरी तरह लॉकडाउन किया, ठीक कर लिया ना किसी न किसी हद तक। सड़कों पर डंडे मारे उतार के गाड़ियों से उतार। अच्छा, तो इटली ने शुरू में इसी तरह हमारी तरह बिहेव किया, सबको पता है, एक एक्सपीरियंस नजर आ रहा है सबको। और अगर आप ये समझते हो कि ये चीज जो है हमारे यहाँ अभी नहीं हुई और हमारे यहाँ नहीं होगी, तो उनको अंदाजा नहीं कि इसकी स्पीड बहुत तेज। आज पहला दिन था और ये साहब लोग घंटों और आधा घंटे फंसे हैं ट्रैफिक के अंदर। हाँ,
ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी चक्कर ही, ठीक है, ओके, कोरोना है, कारोबार होने दो, होने दो, ये नोटों की बोरियां भरने दो इन लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी बात ना हो जाए, ये रैपिड बहुत होता है। मैं और ये मकबूल जान, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोरोना हो गया और मुझे नहीं पता तो मैं दिन में 100 के करीब लोगों को मिलूंगा। ये हुआ है आज मुजफ्फराबाद के अंदर, एक मेडिकल स्टोर का मालिक जो है उसके 20 अहले खाना और उसकी वजह से 200 लोग मुतासर हुए। आप मुझे ये बताएं कि जो भी है उसकी क्वारंटाइन में कोई मेडिकल बिल नहीं आएगा, उसकी कोई दवाई नहीं लगेगी, वो लगा होकर जब घर में पड़ जाएगा तो उसके घर के अंदर कुछ खाने का मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो सकती है इस मुल्क के सरबराह के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर कि जो लोग खड़े होकर कहें कि हम भूख से लोगों को मरने नहीं देंगे। ओ भाई, भूख से मर कौन रहा है? जिस मुल्क के हुक्मरान जो है ये काउंट ही ना कर सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर गला कितना है, पाकिस्तान के अंदर खुराक कितनी है, पाकिस्तान के अंदर रेगुलर फूड कितना है, पाकिस्तान के कितने लोग हैं कि जो भूख से मर सकते हैं, उनको हुक्मराने का कोई हक नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी कंफ्यूजन में चल रही है। मैं आपको अल्लाह बख्शे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। एक और चीज मैं बताऊं आपको, बहुत सीरियसली है, कुछ चीजें अंडरलाइन होती हैं किसी हुकूमत के अंदर, और वो अंडरलाइन चीजें जो है वो जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन में होता है ना, वो उसकी तपश को महसूस कर रहा होता है कि ये लोग हैं। मतलब 2 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी तपश को इस वक्त पाकिस्तान का हर डीसी और हर एसपी महसूस कर रहा है। वो तपश ये है कि आज तकरीबन 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसादात जो थे उसकी आग खत्म हो चुकी थी, शिया सुन्नी कत्लो गारत नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से एक इक्वल रवैया जो था बिल्डअप हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर जो रिपोर्ट्स इस वक्त जा रही हैं कि एक गमो गुस्से की लहर जो है वो बिल्टअप हुई है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई शिया सुन्नी कत्ल हुआ किसी वक्त इसको इनके अपने रवैयों की वजह से और इनकी अपनी बातों की वजह से, इनकी आवाम की गुफ्तगू सुन लें और उन लोगों की जो कंसर्न ग्रुप हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खालिसतन इमरान खान पे होगी उस कत्ल की। एक और दूसरी चीज जो है जिस आग को ये लोग अभी तक समझ नहीं रहे, इनके वजीर ने बैठ के गुफ्तगू तो कर दी, उसके मलक के प्रोग्राम में, समा टीवी वाले क्या नाम है, नदीम मलक के प्रोग्राम में ये तो कह दिया कि 5 और 6 वजीर जो हैं इन्होंने कादियानियों की सपोर्ट की थी। उस शिक की आग से मत खेलो। इमरान खान साहब अपनी सेकुलर लॉबी के तहत ये चीज मुशर्रफ ने शुरू की थी, इस मुशर्रफ की बात ने शुरू की थी तो इन्हें रसालत से खेलने के लिए, और शहरी रहमान को दी थी उचकल कि शहरी रहमान साहब आप बिल पेश करें, और साथ इन्होंने मसल की एक खेल खेलना शुरू किया था कि तालिबान सारे जो है ये हैं देवबंदी, हम बरेलियों को उठाते हैं उनके खिलाफ। मैं उन मीटिंग में मौजूद था और मैं उनको कहता था अल्लाह के बंदो ये मत करो, पहले तुम तालिबान को दहशतगर्द कह के मारते हो तो ये तो मसलक की लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो मसला हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, इन्होंने बंदे को उठाया, फतवा कर, ये कर वो कर। और हमारा इतना प्यारा दोस्त था सरफराज नईमी साहब, इनके वालिद जो थे रागब के, वो बेचारे शहीद हो गए। जामे नईमी जी, उसने कहा ये किया वो किया, बरूद वाले ये वो, ठीक। और ये समझ रहे थे कि हमने अब एक मसले की जंग लड़े, अब मौलवी लड़ेंगे आपस में, ठीक। अब बरेलवियों ने किसको तोहफा दिया, क्या तोहफा दिया बरेलवियों ने? मुमताज कादरी। भाग गए थे सारे के सारे उसी अगले दिन, सलमान तफसीर के वाकये के बाद। शहर रहमान भी निकल गई थी, सब निकल गए थे, और संभालते हैं इसको। फिर तुम लोगों की तमाशबीनियों की वजह से यह हुआ। अब मिर्जा मसरूर अहमद वहां खड़े होकर बातें करता है कि हम इस आइन को बदलने वाले हैं, बदल देंगे, और ये वो। कोई खड़े होकर तरदीद तो करो, नशरियात आ रही है उनके टीवी की, तरदीद तो करो कि पाकिस्तान के आइन के अंदर कादियानियत की शिक कोई खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान को खड़े होकर तरदीद करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इमरान खान को कुछ नहीं पता होगा, मैं आज भी समझता हूं कि इमरान खान को कुछ भी नहीं पता होगा, बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि नीचे क्या आग से खेली जा रही। अच्छा, किताब का रोज मसला आ जाता है, खत्म नबूवत का फर्क, कोई किताब तो भाई खड़े होके एक स्टेटमेंट दे गवर्नमेंट कि जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, छोड़ दे इस्लाम उसको,
पाकिस्तान का आईन कहता है कि कादियानी काफिर हैं। जो कादियानी पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता वो पाकिस्तान का शहरी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। आप उनको लेके आए, अच्छा कादियानी ने मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, उसने कहा हम नहीं आते तुम्हारे इसके अंदर कमीशन के अंदर, हम पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता तो तुम हमें कमीशन में ले रहे हो। हम तो चाहते हैं आईन के जो बंदे खड़े होकर कहते हैं कि अगर यानी मिर्जा ताहिर और रिकॉर्ड है कि अगर ये आईन न गया तो फिर ये आईन मुल्क को ले जाएगा। इससे ज्यादा गद्दारी की स्टेटमेंट और क्या हो सकती है? अब मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट कुलभूषण जाधव दे देता स्टेटमेंट गद्दारी की आती है। मत करो बाकी चीज को, या तो फिर इतनी जरूरतमंद हो, शेर के बच्चे हो तो आईन बदल के दिखाओ। हाँ, आपको पता है आंख से खेलने वाली बात है। और वो पीपल पार्टी के बराबर जिसके नाने ने ये आईन की तरमीम की थी, बाकियों ने की थी, वो नहीं। तो असल मसला यह है कि इस वक्त मैं इस बात से एक छुपा हुआ ढका हुआ मसला था। आवाम खुश थे, जो था तुम भी खुश थे, सब उसको बाकायदा उंगली दे के छेड़ने वाले आपके वजीर कभी ये कभी वो, यानी आप अंदाजा करें कि कैबिनेट वजीर कहता है कैबिनेट मिनट्स जो है वो उसके उल्ट मिनट्स बनते हैं। रिलीजियस अफेयर जो है सबरी में जिक्र तक नहीं करता कादियानियों का, किसी और मिनिस्ट्री से उसमें डाल दिए जाते हैं। तो ये कौन डालता है? खान साहब आपके खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको देखो। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान जो है पाकिस्तान की एक ऐसी पॉपुलर स्पोर्ट से महरूम हो जाए। आपको अंदाजा नहीं कि जिस वक्त नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नारा लगाना तो कोई आपको दाता उसके बाबा फरीद गंज बख्श की चौखट को छूने नहीं देगा, चौखट नहीं छूने देगा। शरीफ का हाल साहब ने देखा, नासिर का चौखट नहीं छूने देगा कोई। आप क्या सोचते हैं? घुस नहीं सकेंगे आप उस दरबार के अंदर। क्या करें? मैं बहुत फोन का तरदीद करेंगे, कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ छेड़ नहीं सकता। इमरान खान को तकलीफ करनी चाहिए यहां आके कि जो भी मेरे वजीर कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। पता नहीं किस बात पे आप खामोश बैठे हुए हैं और आप समझ रहे हैं कि जी दुनिया पाकिस्तान में चूंकि लड़ाई का डिवाइड एंड रूल यहां नहीं चलता। खान साहब ये वाहिद इशू है जिसके ऊपर उम्मत मुसलमा हमेशा मुत्तफिक रही है और हमने 74 की मूवमेंट उम्मत मुसलमा की मुत्तफिक देखी है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के इर्द गिर्द सारे सेकुलर से आज कहते हैं हमने कंप्रोमाइज कर लिया, ये कर लिया, मुबशर अल्लाह मर गया उसको जन्नत नसीब करे, हफीज पीर ज़्यादा मर गया अल्लाह उसको गुनाह माफ करे, हमने कंप्रोमाइज कर लिया। वो भाई कंप्रोमाइज किस लिए किया था कि पब्लिक सेंटीमेंट तुम्हारे खिलाफ चल पड़े थे। तो इन इश्यूज को मत छेड़ो, हम मुद्दवाना गुजारिश है मत छेड़ो। ये कोई और कोई आप मुझे बताइए, इतना अरसा हो गया किसी कोई कादियानी अकलियत वाला कोई नजर आया कभी कोई किसी को मर्डर हुआ है या कुछ? ये रब्बा सामने खड़ा, दुनिया जानती है, आराम से इज्जत से रह रहे हैं, इज्जत से नहीं रह रहे। हालत यह है कि वो जितने इस वक्त कंपनियों के जो है रिप्रेजेंटेटिव वो कादियानी है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले सकता हूं, वो कारोबार कर रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, स्कूल उनके चल रहे हैं, कॉलेज उनके चल रहे हैं। कौन सी अकलियत है भाई? अकलियत तो आप मुसलमानों को बनाने जा रहे लगता है। तो एक बात यह है कि एक एजुकेशन के अंदर भी ये आपके अंदर जो घुस बैठिए चले आगे हुए हैं इनको ठीक करो। ये एक तो ये मैंने बताना था कि ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी ये बताना था कि इस कोरोना के बारे में भी जो लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी चलेगी और आप दुनिया को खोल दो, अभी कुछ नहीं हुआ, ये देखा जाएगा, हम गरबत से मर जाएंगे, वो आपको बड़ा गलत मशवरा दे रहे हैं। इसलिए कि इसका कुछ पता नहीं, इसकी स्पीड का कुछ पता नहीं, पेंडेमिक की स्पीड का कुछ पता नहीं चलता। और सिंपल सी बात बताऊं आपको, एक मोहल्ले में एक आदमी जो है वो आ गया और आपकी सियासत जो है ना एक गांव की सियासत नहीं है, ये शहर की सियासत। गांव में आज भी लोगों को नहीं पता कोरोना आया है कि नहीं आया। अच्छा, ये तो खान साहब वाली पॉलिसी ना, लेकिन अवाम तो इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं समझेगा नहीं, अवाम तो खुद कह रहे हैं खोलो भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने अवाम को 15 दिन 20 दिन बताया होता कि खतरनाक चीज क्या है तो अवाम रुक जाते। वो जो बेचारे थोड़े से। और सबसे बड़ी बात यह है कि असल मसला यह है कि क्यों हमारे यहाँ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई यूरोप के अंदर वो जो लोग थे उनकी एज ग्रुप का मसला था। हमारे यहाँ थोड़ी सी इम्यूनिटी होती है, नौजवान ज्यादा होते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान का नौजवान मर रहे हैं? नौजवान मर रहे हैं 24-25 साल के नौजवान। दूसरी बात यह है कि 600-700 बंदा आपका डॉक्टर जो है कोरोना। सिंपल सी बात है, आप जो इंग्लैंड ने कहा है उसने और अमेरिका ने दो चीजें कही हैं। उसने कहा कि हम लोगों को खाना तो दे सकते हैं बट वी कैन नॉट फुट द हेल्थ बिल। खान साहब सोने की कानें लगी हुई है पाकिस्तान में कि हेल्थ बिल आपको अफोर्ड करोगे? एक आदमी जो कि
कर्जा लेके 5,000 रुपया कर्जा लेके महीने का गुजारा कर लेगा कि मैं उतार दूंगा। लेकिन जब वो कोरोना का मरीज हुआ तो 5,000 का तो उसको वेंटिलेटर नहीं मिलना 4 घंटे के लिए, वो तो 4,000 का टेस्ट होना है। प्राइवेट अस्पतालों में 1.5 लाख पर डे, 4,000 रुपए का तो उसका टेस्ट होना है, आपने दिया तो 4,000 किधर से लाएगा और आप किसको देंगे? और जो हालत आपकी कोरोना वाली है, मैं तो हसन निसार की उस वीडियो को देख के तो मुझे तकलीफ होती है। उसकी तरदीद आ गई, यास्मीन राशिद साहब ने तरदीद कर दी उसको कि नहीं जी ऐसी सूरत है। नहीं तो तरदीद किया तो उसके एक स्टेटमेंट की बयान दें कि क्या ऐसा करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहा कि ओवरऑल ऐसा खर्चा था, ऐसा ओवरऑल में तो बाकी सारे एक्सपेंस थे उसमें, तो सारे एक्सपेंसिव में, सारे में क्या मतलब, सारे एक्सपेंसिव में क्या, उसमें तमाम खर्चा तनख्वाहें सारा डाल के ब्रेकअप दिया उन्होंने। कहाँ से उस्मान साहब, मैं हेल्थ में रहा हूँ, मैं 2 दफा हेल्थ में रहा हूँ, नहीं अंदर वो नया हर एक में एक एयर कंडीशन भी लगा है, ठीक है, साथ वाईफाई कनेक्शन भी लगा है, साथ टीवी भी लगा के दिया है। उस्मान साहब मतलब उस पूरे के पूरे जो क्वारंटीन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, खर्चे को डिटेल बताया जाए, कौम को बेवकूफ तरह बनाओ ना यार। हम यास्मीन राशिद को कहते हैं आइए हसन निसार साहब की कैसेट हम चलाते हैं, आप एक एक बाइफर्केशन के साथ बताए ताकि लोगों को क्लियर हो। गाँव करने से लोग क्लियर नहीं होते, लोग और मजीद तकलीफ में आ जाते हैं। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब जो को हैं जिनको समझ नहीं आ रही, और इमरान खान साहब की उस मोहर पे वो दस्तखत करते जा रहे हैं, जो मोहर जो है वो अवाम की जो है, लेकिन वो तो दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन अवाम उनके इकदाम से नजर आ रहे हैं कि जी खान साहब ने बड़ा काम पाया। अच्छा, ओह चलो कि जी लॉकडाउन खुल गया, वो तो चीज के इंतजार में। अच्छी बात, चलिए अल्लाह करे ये कामयाब हो। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे मिशन निसार। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें मिशन निसार की, और मिशन निसार जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे साथ अलखिदमत पाकिस्तान के रहनुमा साथ होंगे इस सेगमेंट में, और इस वक्त हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है अलखिदमत पाकिस्तान के नायब सदर मुश्ताक मांगट। मुश्ताक मांगट साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे और उनसे पूछेंगे कि मुश्ताक मांगट साहब, ये आइंदा जो ईद है, ईद के ऊपर क्या तैयारियाँ हैं, और ईद के बाद जो प्लानिंग है अलखिदमत की, एक राशन का सिलसिला जो जारी है, ईद के ऊपर क्या तैयारी की गई है? जी मांगट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उस्मान भाई, हम आपके बेहद मशकूर हैं और ये साहब के बेहद मशकूर हैं। इस पूरी मुहिम में आपने हमारा बेहद साथ दिया है। दर हकीकत आपने इस पूरी कौम का जो आप पे फर्ज था वो आपने अदा किया है। और इस मौके पर मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि इस मौके के ऊपर, इस पूरे के पूरे डिजास्टर के मौके के ऊपर पूरी कौम ने बेहद यकजहती का सबूत दिया है। मैं ऐसे लोगों को जाती तौर पर जानता हूं जो जिनकी आमदन खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए राशन का बंदोबस्त किया। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब वो कारोबार नहीं रहेंगे तो फिर लोग हमें पैसे कहाँ से देंगे। आप यकीन करें कि लोगों ने पहले से ज्यादा पैसे दिए हैं। जब उनको राशन की बात करते थे तो वो ये महसूस करते थे कि हम भूखे रह लेंगे, हम आधा खाना खा लेंगे, आधा हम लोगों को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी रिपोर्टें आपके पास आती रही हैं, उसमें मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। ये ईद एक वाहद ऐसी ईद है कि जब पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये ईद ऐसी ईद है जहाँ पे बेशुमार कारोबार बंद हैं और पूरे का पूरा, बहुत सारे कारोबार का पूरे का पूरा इन्हिसार ईद के मौका पर होता था। लेकिन ये जैसी सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम क्या कर सकते थे? हमने ये काम किया है कि ईद के मौका पर लोगों को गिफ्ट दें, ईद गिफ्ट दें। वो राशन की शक्ल के अंदर हो, वो फितराना इकट्ठा करके उसकी शक्ल में हो। खास तौर पर हमारे जो 10-12 हजार यतीम बच्चे हैं उनके लिए हमने ये प्लान किया है कि उनको कोई तोहफे तोहफे, खास तौर पर खिलौने, कोई कपड़े, जैसा भी किसी भी जगह के ऊपर कोई अरेंजमेंट हो सकता है वो किया जाए। लाहौर के अंदर ये सबसे बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारी पैकिंग जारी है और इंशाअल्लाह अजीज हम कई हजार लोगों तक ये उनके तोहफे जो है ना ईद के मौका पर पहुंचाएंगे। ये है ईद तक का बिल्कुल शॉर्ट स्पैन का। दूसरी बात आपने जो पूछी उस्मान भाई वो ये है कि ईद के बाद क्या है। इस मसले के ऊपर आपके इल्म में है कि अलखिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम रहा है, वो बगैर सूद के कर्जा देते हैं। एक तो हमने ये किया कि उस कर्जे की जो वापसी थी वो 4 माह के लिए हमने मौखर कर दी कि सितंबर तक हम उसकी वापसी पैसे नहीं लेंगे ताकि लोगों को देने में दिक्कत ना हो। दूसरा ये कि ईद के फौरन बाद एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर
हमने ये महसूस किया है कि दोबारा जॉब्स लोगों को मिलना अभी काफी वक्त लगेगा। तो उससे उस वक्त के दौरान में बचने के लिए जरूरी है कि लोगों को कुछ छोटा मोटा रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये कोरोना मुमकिन है एक साल तक भी चला जाए। तो उसके लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने अपने मवाक़त प्रोग्राम को कई गुना बढ़ाने का प्रोग्राम किया है कि हम लोगों को एक तो कर्जे की रकम जो 50,000 देते थे उसको भी हम बढ़ाएंगे, और दूसरा ये कि इसमें मद के अंदर जितने भी लोगों का हम काम कर सकते थे उसको भी कई गुना बढ़ाएंगे। अब लोगों से हम ये कहेंगे जी राशन से ज्यादा जरूरी ये है कि उस आदमी के लिए हम कोई छोटा मोटा रोजगार जो 30, 40, 50,000 में वो कर सकता है वो करें। ये 2 प्रोग्राम है जी, एक ईद से पहले का है और एक ईद के बाद का है। बाकी जो राशन का प्रोग्राम है या हेल्थ के जो प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले से चल रहे हैं। ये तो आपने राशन की सारी सूरत बताई। आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने कोरोना सेंटर्स में जो है तब्दील किया है, उन अस्पतालों के अंदर कोरोना के मरीजों का क्या दबाव है और इस वक्त तक जो अल खिदमत के ज़ेर इंतज़ाम जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कितनी तादाद है कोरोना के मरीजों की? सुमन भाई, अभी वहां तक ये बात नहीं पहुंची हुई। अभी जो बात पहुंची वो कि हमने जो 3 लैब्स कैंप की थी जहां पे टेस्टिंग थी, वो हुकूमत पाकिस्तान ने हमें इसकी इजाजत दी, वो हमने टेस्टिंग शुरू की थी। हमारा एक अस्पताल जो है वो मिट्टी के अंदर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के पास, हुकूमत सिंध के पास है। और ये इत्तेफाक की बात है कि अभी थरपारकर के अंदर कोई भी पेशेंट नहीं है। बाकी जगहों के ऊपर भी हमने पूरे बनाकर उनके हवाले किए हैं कि ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट आपके हवाले है, इसके अंदर स्टाफ, इसके अंदर अरेंजमेंट सारे का सारा आपने करना है, वो उनकी डिस्पोजल पर है। जैसे ही उनके अपना जो है ना वो स्पिल आउट होगा, ओवरलोड होंगे, तो वो हमारे अस्पतालों में आ जाएंगे। टेस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5,000, 10,000, 12,000 में, और ये हमने 3,000 रुपए में शुरू की हुई है। मांगड़ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब आज 1974 मरीज ज्यादा हुए हैं, नए मरीज आए हैं और 30 मरीजों की जो है वो जाम भाग हो गए हैं, शहादत ही होगी, जाहिर बात है। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त खुलेगा तो कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, और क्या आप और बाकी एनजीओ और गवर्नमेंट साहब आप फील्ड के अंदर हैं, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं? जो इस तरह की सूरत को 2000 बंदे तो हमने 2 महीने में कहीं इकट्ठे किए थे। आपकी बात दुरुस्त है जी। मैं एक सिर्फ फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 1 मई को हमारे पास कोई 16,000 के करीब मरीज थे तकरीबन, और सिर्फ ये 12, 14, 15 दिन के अंदर उनकी तादाद जो है वो 40,000 से ऊपर चली गई है। कभी टोटल 2,000 थे और 100-200 का इजाफा होता था, अब इजाफा जो है वो 2,500 का, 3,000 का हो रहा है। और जिस तरीके से जो लॉकडाउन खुल रहा है, अगर ये कंट्रोल्ड लॉकडाउन ना ईज डाउन हुआ तो फिर हमें शायद दोबारा एक बहुत सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। हम ये सजा भी भुगत लेंगे कि जो इकोनॉमिक्स की शक्ल के अंदर, मईशत की शक्ल में हमें मिली है, और फिर हमें वो सजा भी भुगतनी पड़ेगी जब हमारे पास पेशेंट रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। तमाम डॉक्टर हज़रात भी ये कहते हैं कि अगर खोलना ही जरूरी है तो किसी न किसी उसको उसूल ज़वाबत के तहत खोला जाए। जैसे ही वो चीज खुलती है तो आप ये देखते हैं मार्केटों में किसी तरह का कोई भी एहतियात जो है ना वो नहीं की जाती, और कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा, ना किसी गोरे को, ना काले को। अल्लाह ताला खैर रखे, इस कोरोना को हम शिकस्त दें, लेकिन हमारे रवैये तो ऐसे नहीं लग रहे। आवाम की जहाँ तक बात करें, कोई SOPs का ख्याल नहीं है। सड़कों पर जो सूरत हाल है आपके सामने है। ज़रूरत के वक्त निकलने की ज़रूरत है, लेकिन बिला ज़रूरत भी बाहर लोग निकल रहे हैं। हमें खुद एहतियात करनी है अगर कोरोना से बचना है। नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ अगर हुए, नहीं तो कोरोना पर ही बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।